subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे एमसीक्यूज रिगार्डिंग द फार्माकोडायनेमिक। तो इससे पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी फार्माकोडायनेमिक के जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपको पढ़ना है जीपेट के लिए, वो हमने कवर कर चुके हैं। तो आप उसको ज़रूर देख लिए होंगे, नहीं देखे तो जाके देखिए ज़रूर। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं मेरे जीपेट के लिए या फिर आपके फार्माकोलॉजी में जो फार्माकोडायनेमिक सीरीज़ हैं उसमें लेकर उसको आप जरूर देखिए ताकि आपका नॉलेज क्लियर हो सके। खासकर आप जो रिसेप्टर फार्माकोलॉजी हैं जिसमें LGIC, GPCR, एंजाइम लिंक्ड और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, ये 4 लेक्चर्स आप जरूर देखिए ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियर होंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। So if you want to watch my videos regarding the pharmacology revision and MCQs for the GPAT, you can check the description box below for the link। और इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आप नोट्स वगैरह, वहाँ से आप MCQs वगैरह भी इजीली देख सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो फार्माकोडायनेमिक। तो हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूँ कि आपको जो MCQs हैं वो कहाँ से मिलेंगे। इसको मैं PDF फॉर्म में आपको नहीं प्रोवाइड करूँगा क्योंकि PDF फॉर्म जनरेट करना, उसके बाद उसको अपलोड करना, बहुत चीज़ें जो हैं सही नहीं रहती हैं। तो इसलिए मैंने अपनी जो वेबसाइट है उस पर आप जाइए। वेबसाइट पे आपके ऑलरेडी MCQ सेक्शंस होंगे या GPAT MCQ सेक्शन होंगे, बैंक्स होंगे, वहाँ पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आएगा GPAT MCQ बैंक। तो वहाँ पे फार्माकोलॉजी सेक्शन है, वहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन है या कांटेक्स हैं, क्लिक करेंगे तो आप जो हैं MCQs में आ जाएंगे डायरेक्टली। तो वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, आंसर वगैरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। चलिए अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से बात करें, फार्माकोडायनामिक्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग्स। तो फार्माकोडायनामिक्स में कौन सा सेंटेंस इन्वॉल्व होगा, क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो पहले आप आंसर को पढ़िए और उसको समझिए कि क्या बोलना चाह रहा है वन बाय वन। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है देखिए, इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म या ट्रांसपोर्शन प्रोसेस नहीं आता है डायनेमिक में, या आता है काइनेटिक में। इंफॉर्मेशन अबाउट द अनवांटेड इफेक्ट। अब इफेक्ट है, अनवांटेड है, साइड इफेक्ट्स है। तो याद रखिए, चाहे साइड इफेक्ट्स हो, थेरेपेटिक इफेक्ट्स हो, अनवांटेड इफेक्ट्स हो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो ड्रग का या रिसेप्टर इंटरेक्शन हो, वो सब आपके आते हैं फार्माकोडायनेमिक में। तो आंसर बी ही होगा। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं हमारे काइनेटिक का पार्ट है। सो हम चेक कर लेते हैं आंसर क्या है हमारा। सो आंसर इज द बी। ठीक है, तो बी हम टिक कर देते हैं इस पे। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डज एफिनिटी मीन्स। एफिनिटी का मतलब क्या होता है। सो ए मेजर ऑफ हाउ टाइटली ए ड्रग बाइंड्स टू द प्लाज्मा प्रोटीन। मतलब जो ड्रग है कितना अच्छे से बाइंड हो रहा है प्लाज्मा प्रोटीन से। तो ये नहीं है क्योंकि हम इस पे प्लाज्मा प्रोटीन के केस में बात नहीं करते हैं। ए मेजर हाउ टाइटली ए ड्रग बाइंड टू रिसेप्टर। तो हम हमेशा जो एफिनिटी हैं वो रिसेप्टर के केस में यूज़ करते हैं कि ड्रग जो है रिसेप्टर से कितना टाइटली बाउंड हुआ है। तो आंसर क्या होगा, बी ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एफिनिटी क्या है, एफिकेसी क्या है, आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, टारगेट प्रोटीन्स विच ए ड्रग मॉलिक्यूल्स बाइंड्स आर। इनमें से कौन सा टारगेट प्रोटीन है जिससे ड्रग बाइंड होता है। ओनली रिसेप्टर, ओनली आयन चैनल्स, ओनली कैरियर्स। तो जो हमारा ड्रग है वो आपके रिसेप्टर्स भी बाइंड होता है, आयन चैनल्स भी बाइंड होता है, कैरियर्स प्रोटीन्स भी बाइंड होता है, एंजाइम्स भी बाइंड होता है। और ये सारे के सारे क्या हैं, टारगेट प्रोटीन्स हैं। ठीक है, इनका जो नेचर है वो प्रोटीन्स ही है। तो चाहे आपके रिसेप्टर्स हों, आयन चैनल्स हों, आपके कैरियर्स हों, आपके ट्रांसपोर्टर्स हों, आपके एंजाइम्स हों, वो सभी क्या हैं, टारगेट प्रोटीन्स हैं हमारे ड्रग के लिए। तो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच हैज़ नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। कौन से जो लिगैंड के टाइप्स हैं, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट, किसके पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है। तो सभी के पास रहती है, केवल एक के पास नहीं रहती है, वो है हमारा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट केवल रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है, उसके पास एफिनिटी होती है और वो किसी एगोनिस्ट के एक्शन को ब्लॉक करता है। इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ एन एगोनिस्ट। ठीक, तो ये हम जो ग्राफ है देख सकते हैं कि इसमें जो रिस्पॉन्स है वो नहीं होता है, बाकी सभी में जो है रिस्पॉन्स होती है। इसमें बात करें एफिकेसी की, तो
जो एफिनिटी सब में क्या होगी 1 होगी, सब कर सकते हैं। जो एफिकेसी की बात करें तो इसमें 1 होती है, इसमें 0 to 1 होती है, इस पे 0 होती है, इस पे होती है -1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट या बात करें हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के बारे में आप जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स वगैरह। इससे सब्सटेंस एक्सेप्ट मतलब कौन सा इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट है। इंटरेक्ट्स विद रिसेप्टर्स विदाउट द प्रोड्यूसिंग एनी इफेक्ट, डिक्रीज द पोटेंसी ऑफ एगोनिस्ट, डिक्रीज द एफिकेसी ऑफ एगोनिस्ट, इंक्रीज द लोडिंग डोज ऑफ एन एक्सोजिनस एगोनिस्ट टू प्रोड्यूस थेरेपेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए एक चीज़ गलत है। तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की बात करें तो वो जो है उसकी एफिकेसी की बात करें उसको कम नहीं करता, उसकी पोटेंसी को डिक्रीज करता है। ठीक है, पोटेंसी को डिक्रीज करता है, एफिकेसी को डिक्रीज नहीं करता। फिर उसकी एफिकेसी जो है बड़ी रहती है, वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे सकता है बट हाई डोज पे। ठीक है, तो इंटरेक्ट विद रिसेप्टर्स विदाउट प्रोड्यूसिंग इफेक्ट बिल्कुल सही है। एंटागोनिस्ट जो है कोई इफेक्ट दिए बिना रिसेप्टर पर इंटरेक्ट करता है, बिल्कुल सही है। पोटेंसी को कम करता है, ये भी सही है। एफिकेसी को कम नहीं करता, एफिकेसी मतलब होता है इट कैन बी प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट, हाँ कर सकता है बट डोज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, मतलब पोटेंसी उसकी क्या होती है थोड़ी सी कम हो जाती है, डोज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक, सो इंक्रीज द लोडिंग डोज, जाहिर सी बात है जो लोडिंग सेम थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो लोडिंग डोज है वो हमको इंक्रीज करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ, विद द प्रेजेंस ऑफ या आपके कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के प्रेजेंस में। तो आंसर क्या है आपका सी है ना, आपका जो सी है वो आपका राइट आंसर है। ये सारी सेंटेंस सही है, क्योंकि सेंटेंस गलत था, इसलिए आंसर आपका सी है। ठीक है, चलिए आते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में। नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में जिसके जस्ट अपोजिट है। नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के केस में जो है आपके पोटेंसी चेंज नहीं होती है, एफिकेसी चेंज होती है। कॉम्पिटिटिव में पोटेंसी जो है कम होती है, एफिकेसी चेंज नहीं होती, लेकिन इस केस में पोटेंसी चेंज नहीं होती है, एफिकेसी कम हो जाती है। So it decrease the efficacy of antagonist substance, decrease the potency, increase the efficacy, increase the potency। तो क्या होगा decrease the efficacy of agonist और substrate, जो कि सही आंसर है, ये करता है। ठीक है, इसे देख सकते हैं ये जो है सभी जो है अपना मैक्सिमम फोर्स दे रहा है, तो इसका जो आपका क्या बोलते हैं 50% रिस्पॉन्स है वो सेम डोज पे आएगा। तो पोटेंशियल सबकी सेम है, लेकिन बात करें एफिकेसी की तो बी का कम है, सी का और कम है। ठीक है, तो ये आपका ए है, ये ए प्लस बी है, ये ए प्लस सी है, ये मान सकते हैं। ठीक है, तो बी सी क्या है कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कौन सा इनहिबिशन जो है नॉन कॉम्पिटिटिव है, कोलिनेस्ट्रेस, फास्फोस्टिग्माइन, जेंथिन ऑक्सीडेज, एल्लोपेरिनोल, कॉक्स, एस्प्रिन और फोलेट सिंथेटेस आपका सल्फोनामाइड। तो आंसर क्या होगा इसका सी है। ये एग्जांपल में हमने आपको बताया था, एग्जांपल्स आप रखिए याद। ठीक है, प्री सिनेप्टिक नर्व जो आपका न्यूरॉन्स हैं, ये नर्व एंडिंग्स हैं, है ना, ये पोस्ट है। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो इस पे जो है आपका जो होता है कैल्शियम चैनल, वो कौन से टाइप का होता है, एल टाइप, एन टाइप, बोथ। यहाँ तो यहाँ पे होते हैं मेनली एन टाइप, मेनली। आंसर देख ले क्या आंसर है आपका एन टाइप, बिल्कुल सही था मैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया है, बनाया है, मैंने दोबारा पढ़ा नहीं है, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस मेरे से ही बनते हैं, लेकिन इतना पता है कि अगर आप फार्माकोलॉजी के ढंग से पढ़े हो तो आपके जीपीएट में मैक्सिमम 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में से आप इजीली 20 to 25 क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ठीक है, आप बस कॉन्सेप्टली क्लियर कीजिए अपना। चलिए क्वेश्चन है 9 पे, विच इज़ नॉट ए सेकेंड मैसेंजर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के केस में, जिसे हम मेटाबोट्रोपिक भी बोलते हैं, उस केस में आपका सेकेंड मैसेंजर कौन सा है, सिंपल सा है। ठीक है, PIP2, IP3 है, DAG सक्रिक MP है, PI2P2 नहीं है, तो आंसर इज द बी। ये आपका आंसर, मतलब ये है ऑलरेडी, दीज आर द सेकेंड मैसेंजर, ये आपका नहीं है, तो आंसर क्या होगा PIP2। ठीक, तो आपके फर्स्ट मैसेंजर क्या है, ड्रग या लिगांड है,
और जी प्रोटीन्स क्या है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर है। IP3 DAG SMP क्या है, सेकेंड मैसेंजर हैं। और कैल्शियम क्या होंगे, इसमें थर्ड मैसेंजर होंगे, याद रखिए। आते हैं 10 पे। टिक द सब्सटेंस विच चेंज द एक्टिविटी ऑफ एन इफेक्टर एलिमेंट बट डज नॉट बिलोंग टू मैसेंजर। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि इफेक्टर प्रोटीन की एक्टिविटी को चेंज करता है बट वो सेकेंड मैसेंजर नहीं है। ठीक है, साइक्लिक MP, साइक्लिक GMP, जी प्रोटीन और कैल्शियम चैनल। तो इनमें से कौन सा आपका नहीं है? तो कैल्शियम है, एक मैसेंजर है। जी प्रोटीन नहीं है, जी प्रोटीन इज द ट्रांसड्यूसर। तो आंसर क्या होगा, C होना चाहिए मेरे हिसाब से। देख लेते हैं, सॉरी, जी प्रोटीन। अब बता रहा हूँ कैसे। जी प्रोटीन बेसिकली सिग्नल ट्रांसड्यूसर है, लेकिन जी प्रोटीन इटसेल्फ आपके जो आयन चैनल्स हैं उसको अफेक्ट कर सकते हैं, उसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं विदाउट हेल्प एनी मैसेंजर लाइक साइक्लिक MP, DAG, प्रोटीन काइनेस वगैरह, है ना। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कर सकता है। इसलिए आंसर क्या है, बिना मैसेंजर के ये सिग्नल ट्रांसड्यूसर हैं जो कि आपके इफेक्टर प्रोटीन्स को चेंज कर सकता है, एक्टिविटी को। विच इज नॉट ए लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स। तो 5-HT3R है, NMDA है, ठीक है, गाबा है, ये आपका क्लोराइड चैनल्स हैं, ये क्लोराइड चैनल्स हैं। NMDA रिसेप्टर्स, गाबा बी नहीं है, ये गाबा बी क्या है, आपका GPCR है। इस केस में गाबा बी GPCR है, बाकी ये सब क्लोराइड हैं, ये आपके केटाइंस हैं। ठीक है, ये आपका गाबा ए आपका क्लोराइड आयन चैनल्स हैं, गाबा बी एक तरीके से मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं, GPCR से काम करता है वो। आंसर है बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12 पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एफिकेसी एंड पोटेंसी आर ट्रू एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एफिकेसी इज यूजुअली मोर इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंसिडरेशन देन पोटेंसी। बिल्कुल ये सही होना चाहिए, क्योंकि जो बात करें क्लिनिकल केस में एफिकेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट देन पोटेंसी। पोटेंसी क्या है? पोटेंसी इज जस्ट द अमाउंट ऑफ ड्रग विच प्रोड्यूस 50% ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो पोटेंसी अलग हो सकती है, लेकिन उस पर एफिकेसी तो होनी चाहिए, उसमें रिस्पॉन्स अच्छी होनी चाहिए, उसमें इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, उसमें लोगों को ठीक करने की क्षमता होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि पोटेंसी। डोज कितना हो हमको मतलब नहीं है। इसकी पैरासिटामोल है, एक्लोफेनाक है, बहुत सारे अलग ड्रग हैं, एक्लोफेनाक है, डेक्लोफेनाक है, ठीक है, तो उनकी डोज अलग अलग है, बट किसकी एफिकेसी हाई है उससे हम यूज़ करते हैं। ठीक, एफिकेसी इज मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ द ड्रग, बिल्कुल सही है। एफिकेसी मतलब होता है कि ड्रग का रिस्पॉन्स मैक्सिमम हो सके। ये आपका ग्राफ है, तो इस तरीके से आपका जो ये 100% रिस्पॉन्स है वो आपका क्या है? एफिकेसी है। ये आपका पोटेंसी है, ये डोज रिक्वायर टू 50% ऑफ रिस्पॉन्स इज पोटेंसी। Potency is comparative measurement refers to the different dose of two drugs that are need to produce same effect। जाहिर सी बात है, कोई का ग्राफ इस तरीके से होगा बट डोज की रिक्वायरमेंट हाई होगी, तो एक तरीके से कंपेरेटिव ही है, तो ये भी सही है। तो कौन सा इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है? द एडिटिव वैल्यू इज मेजर ड्रग एफिकेसी। नहीं, ड्रग एफिकेसी को हम एडिटिव वैल्यू से मेजर नहीं करते हैं, ये तो हम हाई होता है ना, ये तो केवल 50% रिस्पॉन्स है, तो आपका डी ही आपका रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। तो आपका आंसर क्या है? डी। चलिए सही है। आते हैं 13 पे। विच इफेक्ट में लीड टू टॉक्सिक रिएक्शन व्हेन द ड्रग इज टेकन कंटिन्यूसली और रिपीटली। ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर पे। तो एक तरीके से क्या होगा आंसर? कम्युलेटिव इफेक्ट है। जब हम ड्रग को बार बार देते हैं तो ये हमारे बॉडी में कम्युलेटिव होता है, जमा होता है, और जमा होने की वजह से टिश्यू एक्यूमुलेशन होगा और टॉक्सिक रिस्पॉन्स देगा। What phenomena can occurs in case of using combination drug therapy? ड्रग थेरेपी अगर कॉम्बिनेशन देंगे तो क्या हो सकता है? ठीक है, दो ड्रग को अगर देंगे तो एक ही ड्रग को देंगे बार बार, तो उसमें टॉलरेंस, टैकीफाइलेक्सिस और एक्यूमुलेशन होता है। जब हम मल्टीपल ड्रग देंगे या कॉम्बिनेशन में देंगे तो उसमें क्या होता है? एंटागोनिज्म होगा या फिर आपके सिनर्जिज्म होगा। तो आंसर क्या है? डी, सिनर्जिज्म। ठीक है, इसमें क्या होगा? अगर हम कोई सिंगल ड्रग का जो डोज है उसका मल्टीपल टाइम डोज करें तो
तो उस केस में आपका जो है टॉलरेंस, थैकीफाइलेक्सिस या एग्जम्पशन हो सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ टू ड्रग्स विद द सेम इफेक्ट, दो ड्रग का सेम इफेक्ट है, टेकन टुगेदर, साथ ले लेते हैं, प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन इक्वल इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रग गिवन इन द इंडिविजुअली। तो ऑलरेडी हमने इसे देख चुका है पिछले क्वेश्चन, पिछले इसमें ये होगा एटी इफेक्ट, मतलब होता है इफेक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ ए प्लस इफेक्ट ऑफ बी। इन दोनों का जो रिस्पॉन्स को हम ऐड कर देंगे कॉम्बिनेशन वाला, तो यह होता है आपका एटी इफेक्ट्स। ठीक है, तो आपका आते हैं थेरेप्यूटिक इंडेक्स। थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? ए रेशियो इज टू इवेलुएट द सेफ्टी एंड यूजफुलनेस टू ड्रग इंडिकेशन, ए रेशियो इज टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग, ए रेशियो इज टू वायबिलिटी। ये आपका जो है इनमें से दो हो सकता है, ये या ये हो सकता है। यूज टू इवेलुएट द सेफ्टी एंड यूजफुलनेस ऑफ द ड्रग फॉर इंडिकेशन, तो आपका ए होना चाहिए आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है, आंसर ए ही है, क्योंकि इसमें हम जो हैं सेफ्टी भी देख रहे हैं और यूजफुलनेस देख रहे हैं। इसमें इफेक्टिवनेस केवल इफेक्टिवनेस है, इसमें आपका दोनों है, सेफ्टी भी, मतलब इट इज़ रेशियो ऑफ एलडीटी वैल्यू अपॉन ईडीटी वैल्यू। चलिए आते हैं 17 पे। विच इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा पाथवे रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ठीक है, रोक काइनेस, एड्रेनल साइक्लेज, फॉस्फोलाइपेज सी और कार्बामेटिन। अब देखिए कौन कौन सा होता है, नहीं होता है, आप याद रखिए। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है जो आपका फॉस्फोलाइपेज सी है जिससे IP3DAG बनता है, वो तो करता है, तो आपका आंसर ये नहीं है। ये मतलब करता है ना, हमको देखना है कौन सा नहीं करता। एक्टिवेशन ऑफ एड्रेनल साइक्लेज, ऐसी एंजाइम जब एक्टिवेट होता है तो उससे क्या होगा? इसमें मसल्स साइक्लिक में बनेगा। साइक्लिक एमपी के केस में जो आपका इसमें मसल्स हैं वो क्या होगा? रिलैक्स होता है। तो आंसर इस सी। रोकानेस भी कॉन्टैक्ट करता है, कार्बामेटिन भी कॉन्टैक्ट करता है, केवल एड्रेनल साइक्लेज जो एसी एंजाइम है उससे जो बनेगा साइक्लिक एमपी। साइक्लिक एमपी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन। ठीक है, और यही आपके जो कार्डियक मसल्स हैं या आपके स्केलेटल मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, याद रखिए। ठीक है, तो आंसर क्या है? सी। बिल्कुल सही हूँ मैं। चलिए आते हैं 18 पे। देखो ऐसा नहीं कि मुझे क्वेश्चंस याद हैं, बस मैं अपने कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ आपको। विच इज़ नॉट रेगुलेट कैल्शियम आयन विथ इन द सेल, कौन सा जो है कैल्शियम आयन को रेगुलेट नहीं करता? जी प्रोटीन, राइनोडाइन, IP3 एंड ग्लाइसिन। तो क्या आंसर? आंसर डी। GS प्रोटीन इटसेल्फ जो है आपका कैल्शियम कंडक्शन को इन्हेंस करता है। राइनोडाइन जो है कहाँ होते हैं? ये होते हैं हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जो कि रिसेप्टर्स हैं जिसके थ्रू कैल्शियम जो है रिलीज कराता है। IP3 रिसेप्टर्स भी होते हैं हमारे ER पे, जो कि कैल्शियम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जाहिर सी बात है। केवल ग्लाइसिन रिसेप्टर्स जो हैं आपके क्लोराइड आयन चैनल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आंसर क्या है? डी। आते हैं 19 पे। विच रिसेप्टर इज एक्टिव एट GQPCR। अब GQPCR है ना, तो क्या है ये? 5HT। अब देखिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। आते हैं 5HT। तो 5HT की बात करें तो उसमें क्या क्या है? 1, 2 और 4। 3 तो LGIC है। 1 to 4 में क्या था? याद रखिए, ये आपके जो सेरोटोनिन है वो क्या है? IPS ऑफिसर है। तो IP तो होता नहीं है, तो क्यों होता है? GI, GQ और GS। तो ये क्या है? GQ पूछा है, GQ है, हाँ है, तो आंसर ये होगा। देखिए H पे क्या होता है? H1, H2, H3 और H4 भी होता है। इसका क्या ट्रिक है? QSII, QSII। तो H1 क्यों होता है? जो कि H2S होता है, नहीं है। M2, इसमें M1, M3 और M2। QI, तो इसमें M2 क्या होता है? GI होता है। बीटा ये होता है GS होता है ना। तो आंसर क्या है? 5HT2 ही है। तो ऐसे आप याद रखिए, तो आपसे क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे, छूटेंगे नहीं।
ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, है ना, सही है ना। क्वेश्चन 20 आते हैं हम लोग। ऑटोफॉस्फोराइलेशन ऑकर्स इन द विच ड्रग बाइंड टू द एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स। तो आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, एक होता है नॉन टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर या फिर जेक स्टेट पाथवे। तो आपका ग्रोथ हार्मोन हो, साइटोकाइंस हो या इंटरफेरॉन हो, ये जो तीनों हैं वो काम करते हैं जेक स्टेट के थ्रू, जो कि इंट्रिंसिक नहीं है ना। इंसुलिन जो है ये काम करता है हमारा टायरोसिन काइनेज टाइप रिसेप्टर्स पे, जो कि होता है ऑटोफॉस्फोराइलेशन। तो आंसर क्या है? सी है। 21 देखते हैं। टारगेट प्रोटीन्स विच ड्रग मॉलिक्यूल्स बाइंड्स आर। ये ऑलरेडी हो चुका है ना यार, रिपीट हो चुका है ऑलरेडी है इसमें, है ना, कुछ कॉपी पेस्ट हो गया होगा। एन एंटागोनिस्ट सब्सटेंस दैट, एंटागोनिस्ट क्या है ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंटागोनिस्ट सब्सटेंस विच बाइंड टू द रिसेप्टर्स एंड ब्लॉक द एक्शन ऑफ एन एगोनिस्ट। इट हैव नो एनी एक्टिविटी। इसके पास कोई भी अपनी एक्टिविटी नहीं होती, ये केवल एगोनिस्ट के एक्शन को ब्लॉक करता है। ये है ना, बाइंड टू द रिसेप्टर्स विदाउट डायरेक्टली एक्टिंग द फंक्शंस। ठीक, चलिए आते हैं। द सब्सटेंस बाइंड टू वन रिसेप्टर सब टाइप एन एगोनिस्ट एंड अनदर एज एन एंटागोनिस्ट इज कॉल्ड। क्या है? एक सब्सटेंस जो है एक रिसेप्टर पे बाइंड होता है आपके एगोनिस्ट की तरह और एक पे होता है एंटागोनिस्ट की तरह, उसे बोलते हैं हम लोग एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट टाइप ऑफ लिगांड। इरिवर्सिबल इंटरेक्शन ऑफ एंटागोनिस्ट विद रिसेप्टर्स ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड। चाहे एंजाइम हो चाहे रिसेप्टर्स हो, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड ही इरिवर्सिबल बॉन्ड होता है। याद रखिए इसको। आंसर दिख गया अपने आप। द इंक्रीज द सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक एमपी साइक्लिक जीएमपी कैल्शियम कंडक्शन लीड्स टू द प्रोटीन काइनेज एक्टिवेशन एंड प्रोटीन फास्फोराइलेशन। ठीक है, ये जब साइक्लिक एमपी है, साइक्लिक जीएमपी क्या करते हैं? ये सब क्या करते हैं? प्रोटीन काइनेज जो है उसको एक्टिवेट करते हैं, जाहिर सी बात है। चलिए इसमें सबका आंसर लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन पे जो उसका समझ लेते हैं कि आंसर क्यों होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एफिकेसी एंड पोटेंशियल आर ट्रू। ये तो ऑलरेडी हो चुका है ना। आंसर क्या है? डी हो चुका है। गिव द डेफिनेशन ऑफ द थेरेपेटिकल डोज। ठीक है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस द मिनियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस इफेक्ट हैजार्डियस फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, ये भी नहीं है। ये पूछ रहा है थेरेपेटिकल डोज ना। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस टू रिक्वायर्ड इफेक्ट इन मोस्ट पेशेंट। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस टू एक्सेलरेट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ मेडिसिन इन ए ऑर्गेनिज्म। तो आंसर क्या है? आंसर सी है ना, क्योंकि ऐसा सब्सटेंस जो है, ऐसा ड्रग देंगे, अमाउंट देंगे जो कि प्रोड्यूस करेगा मोस्ट पेशेंट पे इफेक्ट, है ना। सी होगा इसका आंसर। चलिए, थ्रेबोड इंडेक्स क्या है? रेशियो आपका क्या है? ये सेफ्टी ऑलरेडी हो चुका है क्वेश्चन, या डबल क्यों हो गया? रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन। टिक द सब्सटेंस होस्ट मैकेनिज्म आर बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विद द आयन चैनल्स। इसमें से कौन सा ड्रग है जिसका जो एक एक्शन है वो आयन चैनल्स के थ्रू होता है? तो अब जाहिर से बात सभी होगा, सभी नाम ही लिखा है, सीसीबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पोटेंशियल एक्टिवेटर, सभी आंसर। क्वेश्चन ऐसे नहीं आता जी, ये कोई पेस्ट जहाँ से भी किया हूँ मैं, सही क्वेश्चन नहीं है। इसमें आता ड्रग का नाम आता है। जैसे कि बात करें इसके लिए लीडोकेन, इसके लिए आपका निफेडिपिन, इसके लिए आपका एम्योडेरोन। ठीक है, ये सब आता है, ड्रग का नाम आता है। सॉरी, चलिए ये ऑलरेडी फिर हो चुका है, ये तीसरा भी हो चुका है, ये भी रिपीट हो चुका है। सो दिस लास्ट क्वेश्चन शायद। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, कुछ रिपीट हो गए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 25 क्वेश्चन मिल गए हैं। तो इस तरीके से पढ़िए आपको, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे ड्रग इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग जब ड्रग पढ़ेंगे ना तो ड्रग के बेस पे आता है कई बार क्वेश्चंस। तो आप एग्जांपल्स भी याद रखिए हर एक ब्लॉकर के। ऑलरेडी मैंने एग्जांपल्स जो है मेरे जो नोट्स हैं उसमें ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है, तो एक बार चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द एमसीक्यूज रिगार्डिंग द फार्माकोडायनामिक। नेक्स्ट जो क्लासेस होंगे आपके एनएस को लेकर,
ड्रग यूज्ड ऑन द एनएस। एनएस में 4 मेजर टॉपिक हैं, पैरासिम्पथोमाइमेटिक, लाइटिक, सिम्पथोमाइमेटिक, लाइटिक। तो पूरे जो एनएस चैप्टर को समझने के लिए मेरे 2 लेक्चर आपके लिए काफ़ी होंगे। उसमें आपको कम्प्लीटली जो मोड ऑफ एक्शंस हैं, पाथवे हैं, मैकेनिज्म हैं, कैसे काम करता है, आपको ईजिली समझ में आएगा। उसके बाद आप जब ड्रग पढ़ेंगे ना तो बहुत ईजी होगा। तो मेरे उन 2 लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। मैं उन लेक्चर का लिंक इस पे दे दूंगा इसके साथ में, या आप मेरे जो प्लेलिस्ट है बिहार 4th सेमेस्टर का उसमें जाके देखिए, या फिर इसके जो अपना प्लेलिस्ट है वाला जीपेट वाला, उसमें मैं उन 2 लेक्चर को ऐड कर दूंगा, ताकि आपको ज़रूर देखिए, ताकि आपको पूरे जो कॉन्सेप्ट हैं एनएस के वो ईजिली आपको क्लियर हो सकें। फार्माकोलॉजी में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत ही ज़रूरी है। आपको लिंक करना बहुत ही ज़रूरी है, चीज़ों को लिंक करना, आपस में कोरिलेट करना, ये आपको आ गया ना, आप फार्माकोलॉजी मास्टर बन जाएंगे। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, तभी ये वीडियो प्रमोट होते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे वीडियोस में प्रमोशन आ रहा है, वीडियो व्यू आ रहे हैं, आपका प्यार मिल रहा है। सो थैंक यू।